एक सिस्टम रह गया है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, ये बिल्कुल आसान सा है। आपने याद रखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसने ये लिखा हुआ है कि हाइपर वेंटिलेशन होती है। जो मदर होती है वो जल्दी जल्दी सांस लेती है, वो क्या करती है, जल्दी जल्दी सांस लेती है, इसको हम कहते हैं हाइपर वेंटिलेशन, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर वेंटिलेशन। और अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बल्कि रीनल सिस्टम में मैं आपको पढ़ा पढ़ा के आधा हो गया था कि जब हाइपर वेंटिलेशन होती है तो क्या होती है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है। क्या होती है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है जब हाइपर वेंटिलेशन होती है। देखो, हमने कहा था जब मदर जल्दी जल्दी सांस लेगी तो क्या करेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा रिमूव कर देगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा रिमूव कर देगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिमूव होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक एसिड है। जब वो अपनी बॉडी से एसिड को रिमूव कर देगी तो उसको क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा। अब इसको जो किडनी होगी वो कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। जब इसको किडनी कंपनसेट करने की कोशिश करेगी तो किडनी क्या करेगी, बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी। जो बाइकार्बोनेट है, जो कि बेस है, उसकी एक्सक्रीशन को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। जब बाइकार्बोनेट की इंक्रीज होंगे किसमें, यूरिन में, तो उसमें क्या होगा, उसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई और ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि हमने पढ़ा भी था कि जो यूटीआई, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो बेसिक इन्वायरमेंट में होते हैं। इसके अलावा इसमें स्टोन फॉर्मेशन भी ज्यादा हो जाएगी। तो जो प्रेगनेंसी होती है इसमें यूटीआई के चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं, एक तो क्या होगा, एक तो जो यूरिन है वो ठहर रहा है ब्लैडर के अंदर या यूरिटर के अंदर। दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की वजह से यूरिन में ज्यादा बाइकार्बोनेट आ रहे हैं। तो इन सब की वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई हो जाता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई हो जाता है। ओके जी, रेस्पिरेटरी हो गया। इसमें आपने जो मेजर चीज याद रखनी है रेस्पिरेटरी में, दैट इज वीटी। अब वीटी क्या है, इट इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम याद है कि नहीं, टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मल बैठे हैं और जितना हम वॉल्यूम एक्सचेंज करते हैं उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और आपने याद रखना है जो प्रेगनेंसी होती है इसमें टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। और बाकी इसमें कोई खास बात नहीं लिखी हुई। और जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन सीधा आपके रेस्पिरेटरी सेंटर के पास जाता है और क्या करता है, क्या करता है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है। बस इसमें ये बातें लिखी हुई हैं। चलें ठीक है। अब मुझे जरा शाबाश बताएं कि ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसकी आपको समझ आई है या नहीं। मुझे पता है आप लोगों में से काफी लोग ना कंफ्यूज हो गए हैं कि यार ये पता नहीं क्या रॉकेट साइंस पढ़ा दी है। मैंने इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाया है क्योंकि हमने ये सारे सिस्टम पढ़े हुए हैं, मस्कुलोस्केलेटन और जीआईटी के अलावा। ठीक है। तो बाकी हमने सारे पढ़े हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल इसको डिटेल में बताया, वरना मैं ये जो लिखा हुआ था मैं सिर्फ आपको एक दफा रीड करवाता और चलो जी जान छूट जाती। लेकिन हमारा घंटा लगाना इस पे आपने जाया नहीं होने देना। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। और यही चीजें जो मैंने आपको घंटा लगा के पढ़ाई है ना, आप स्टेप टू सी के उठा के देखना, उसमें यही बातें लिखी हुई हैं। चौथा पेज है जहां से ऑब्स्टेटिक्स आपकी शुरू हो रही है ना, उसका चौथा पेज है, तो यही बातें उधर लिखी हुई हैं। तो आप एक जगह पे अच्छे से कर लो तो आपका दूसरी जगह पे क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो मुश्किल पार्ट था, जो कि आपको मुश्किल लग रहा है, खैर मुझे तो इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन आपको पता नहीं क्यों मुश्किल लगा है, वो खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं आसान पार्ट की तरफ। अब आसान पार्ट की तरफ आते हैं और डेट इज योर, अगले पेज पे चलते हैं, और डेट इज योर HCG। ठीक है, HCG के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इसको हम कहते हैं बीटा HCG। बीटा HCG को 5 मिनट में खत्म करते हैं। या डॉक्टर आशा, अभी आसान है बिल्कुल। जो आपको मुश्किल लग रहा था वो गुजर चुका है। अब तो आपने ये बातें पहले भी पढ़ी हुई है, तो ये आसान है बिल्कुल। जो बीटा HCG है, जो बीटा HCG है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, देखो। बीटा HCG मैंने आपको सिंपल बातें बताई थी, सीधे जुबान बताई थी कि हम जो बीटा HCG होता है ये क्या होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं, बल्कि आप सबको ये आता होगा ऑलरेडी। जो बीटा HCG है इसको हम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनोग्नेडोट्रोफिक हार्मोन। तो बीटा HCG जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में बीटा HCG इंक्रीज होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये क्यों इंक्रीज होता है, कहाँ से आता है। तो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स पे हम बात करते हैं। हमने कहा था कि जो प्लेसेंटा होता है, जो क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा में दो तरह के सेल्स होते हैं। प्लेसेंटा में टू टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। इसको एक को हम कहते हैं सिंक्शियो ट्रोफोब्लास्ट, एक को हम क्या कहते हैं, सिंक्शियो, और एक को हम क्या कहते हैं, साइटो। जो प्लेसेंटा होता है इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सिंक्शियो और एक को हम कहते हैं साइटो। जो सिंक्शु है, एस से आपने याद रखना है, एस से सिंक्शु, और एस से क्या करता है, एस से सक्रीट करता है। एस से क्या सक्रीट करता है, बीटा HCG। बीटा HCG। तो आपके सिंक्शु ट्रोफोब्लास्ट क्या सक्रीट करते हैं, बीटा HCG। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए, मतलब कि ये स्पोर्ट के लिए, ये सिर्फ स्पोर्ट करते हैं प्लेसेंटा को, बाकी इनका कोई काम नहीं है। अब ये तो हो गया इसका सोर्स। अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो अभी कल ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि जो ये क्या करता है, मेंटेन करता है। ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। मेंटेन करता है किसको, मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को। कार्पस ल्यूटियम को। अब कार्पस ल्यूटियम कब बना था, हमारे ल्यूटियल फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल में। जो हमारा ओवेरियन साइकिल था उसमें क्या बना था, उसमें कार्पस ल्यूटियम बना था। अब ये जो कार्पस
ल्यूटियम है ये क्या बनाता है, ये प्रोजेस्टेरोन बनाता है। ये क्या बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। और हमें पता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाली कौन सी चीज है, डेट इज प्रोजेस्टेरोन, डेट इज प्रोजेस्टेरोन। तो अब क्या होता है, अब ये जो आपका बीटा एचसीजी है ये भागा भागा किसके पास जाता है, ये कार्पस ल्यूटियम के पास जाता है। अगर ये, मैंने कल भी आपको कहा था कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है इसकी जो जिंदगी होती है वो 6 दिन होती है, 7 दिन होती है। अगर इसको इसका हम सफर मतलब कि बीटा एचसीजी मिल जाए तो ये ज्यादा मतलब तकरीबन 4 महीनों तक जिंदा रहता है। लेकिन अगर इसको हम सफर ना मिले तो ये बेचारा कमारा ही मर जाता है, और ये 6-7 दिनों में ही मर जाता है। तो जो कार्पस ल्यूटियम है इसको सिग्नल करने वाली कौन सी चीज है, डेट इज बीटा एचसीजी, डेट इज बीटा एचसीजी। इसको हम अब जरा क्लियर कट पढ़ते हैं। देखो, हमने कहा था कि जब ल्यूटियल फेज होता है, जब क्या होता है, ल्यूटियल फेज होता है, तो क्या होता है, एग हमारा रिलीज हो जाता है। एग जो फॉलिकल होते हैं वो रिलीज कर देते हैं। जब एग फॉलिकल रिलीज करते हैं तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचता है उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। उसको हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब कार्पस ल्यूटियम ने 6-7 दिनों में डीजनरेट होना था। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है और बीटा एचसीजी आ जाता है, बीटा एचसीजी आ जाता है, तो जो ये बीटा एचसीजी होता है ये क्या करता है, एलएच के रिसेप्टर के ऊपर जाके लगता है और कार्पस ल्यूटियम को कहता है कि भाईजान मैं आपके लिए आ चुका हूं और आपने 4 महीने तक जिंदा रहना है। ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है ये क्या करता है, ये 4 महीने तक क्या पैदा करता रहता है, प्रोजेस्टेरोन। क्या पैदा करता रहता है, प्रोजेस्टेरोन। अब जरा मुझे शाबाश जल्दी से बताएंगे सोच के कि अगर कोई बंदी है, अगर कोई बंदी है उसको प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर उसमें बीटा एचसीजी नहीं बनता, अगर उसमें बीटा एचसीजी नहीं बनता तो क्या वो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी या उसका अबॉर्शन हो जाएगा। मैं जरा आपका थोड़ा रिलैक्स करूं ना, आप परेशान हो गए हो कि इतना मुश्किल टॉपिक। जी, उसमें क्या होगा, उसमें अबॉर्शन हो जाएगा, जाहिर सी बात है उसमें अबॉर्शन हो जाएगा। मेंटेन कैसे रहेगी, मेंटेन कौन कह रहा है, 1 मिनट। जी डॉक्टर ना, मेंटेन कैसे रहेगी, मेंटेन मेंटेन कैसे रहेगी, मेंटेन नहीं रहेगी, क्योंकि मेंटेन करने वाली कौन सी चीज है, मेंटेन करने वाली चीज है डेट इज प्रोजेस्टेरोन, डेट इज प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, डेट इज प्रोजेस्टेरोन। तो जो प्रोजेस्टेरोन होगा, जो प्रोजेस्टेरोन होगा वो नहीं आएगा। तो प्रोजेस्टेरोन ने प्रेगनेंसी को मेंटेन करना था। तो अगर अगर तो बीटा एचसीजी प्रेगनेंसी के दौरान कम बनता है या बनता है नहीं तो उसमें फौरन अबॉर्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम भी मर जाएगा। जब कार्पस ल्यूटियम मर जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा। जब प्रोजेस्टेरोन होगा तो क्या होगा, उसमें अबॉर्शन हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है। ओके जी, मेंटेन कार्पस ल्यूटियम एंड थस प्रोजेस्टेरोन फॉर फर्स्ट 8 to 10 वीक्स बाय एक्टिंग लाइक एलएच। ये सारा उसने वही बातें लिखी है जो मैंने आपको समझाई हुई है। उसके बाद उसने ये लिखा हुआ है, बल्कि इसको आप लिख लो, अगर बीटा एचसीजी कम हो जाए, ठीक है, अगर क्या हो जाए, बीटा एचसीजी कम हो, अगर बीटा एचसीजी कम हो तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन कम होगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन कम होगा और क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ओके जी, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि चलो ये भी हमें समझ आ गई कि अगर बीटा एचजी नहीं होगा तो अबॉर्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो आप आगे उसने एक और अहम एमसीक्यू लिखा हुआ है कि जो जो प्रोजेस्टेरोन है, ये एमसीक्यू यहाँ से आता होता है, इसको गौर से करना है। जो प्रोजेस्टेरोन है, जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन, ये पहले 8 से 10 हफ्तों में कहाँ से बनता है, जो प्रेगनेंसी के 8 to 10 वीक्स हैं, जो प्रेगनेंसी के 8 to 10 वीक्स हैं, ये कहाँ से बनता है। और यही जो प्रोजेस्टेरोन है ये आफ्टर आफ्टर 10 वीक्स, ठीक है, आफ्टर 10 वीक्स कहाँ से बनता है, आफ्टर 10 वीक्स कहाँ से बनता है, और पहले 8 to 10 वीक्स कहाँ से बनता है। तो आपकी आपकी बुक ने भी वही लिखा हुआ है, मैं भी वही लिखने लगा हूँ कि जो जो पहले 8 से 10 हफ्ते होते हैं वो कहाँ से बनता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये कहाँ से बनता है, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। ये एमसीक्यूज है इसलिए मैं आपको इसको लैदा करके बता रहा हूँ। पहले 8 से 10 हफ्ते जो आप प्रोजेस्टेरोन है कौन बनाता है, कार्पस ल्यूटियम बनाता है। और 10 हफ्तों के बाद, 10 वीक के बाद जो कार्पस ल्यूटियम होता है ये भी बाहर में चला जाता है, ये भी मर जाता है। और जो कार्पस उसके बाद जो प्लेसेंटा होता है वो खुद कफील हो जाता है। वो क्या करता है, वो अपना एस्ट्रोजन, वो अपना प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देता है, अपना प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आफ्टर 10 वीक्स ये क्या करता है, अपना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू कर देता है। डॉक्टर जबीउल्लाह पूछ रहे हैं जी बन और क्रेटिनिन का बता दें। देखिए डॉक्टर जबी, इसमें कोई खास बात नहीं है। जो प्रेगनेंसी होती है इसमें जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होती है मदर की वो कम होती है और क्रेटिनिन भी कम होती है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जीएफआर ज्यादा हो रही है, बस इसमें सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है। इसका कोई क्लिनिकल कोरिलेशन नहीं है खास। तो आफ्टर 10 वीक्स कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। ये एमसीक्यू इसको हाईलाइट कर लो लाजमी। 8 to 10 वीक्स कौन बनाता है, कार्पस ल्यूटियम। आफ्टर 10 वीक्स कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। आफ्टर 10 वीक्स कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। अब हम जरा प्रेगनेंसी टेस्ट की बात करते हैं कि अगर आपके पास एक मरीज आती है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब मैंने क्या किया है, मैंने इंटरकोर्स किया है आज से 3 दिन पहले, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूं या नहीं हुई।
तो अगर आपने पाइनियर मेडिकोज की क्लासेस ली हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होगा कि वो कब हम चेक कर सकते हैं और कब चेक नहीं कर सकते। तो ये ग्राफ आप अपनी बुक पे बना लें ताकि आपको ये बात भूले ना। देखो क्या हुआ कि फर्ज करो उसने इस डेट को क्या किया, इंटरकोर्स किया, मतलब कि इस डेट को इंटरकोर्स किया और इसी डेट को क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन होगी, तो इट इज डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम कितने दिनों के बाद उसमें प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं। तो ये मैं आपको चौथी दफा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसको आपने ध्यान से समझ लेना है। जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो फर्टिलाइजेशन के डे के बाद, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की एक हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर तो जो जाइगोट होगा वो इम्प्लांट होगा। तो हमने पढ़ा था कि जब तक जो जाइगोट होता है, जो आपका जाइगोट होता है, वो इम्प्लांट नहीं हो जाता, उसमें हम प्रेगनेंसी नहीं चेक कर सकते। तो आपने कहना बीबी पहले एक हफ्ता तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम प्रेगनेंसी चेक कर सके। 1 वीक जो पहला हफ्ता है, 1 वीक हमारे पास कोई मेथड नहीं है। फर्स्ट वीक में कोई मेथड नहीं है कि हम तुम्हारी प्रेगनेंसी चेक कर सके। आप एक हफ्ते के बाद आना। अब वो एक हफ्ते के बाद आती है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब अब मैं कैसे चेक कर सकती हूँ। तो आपने कहना है कि अब हम आपका ब्लड सैंपल लेंगे और फिर हम चेक करेंगे। तो आपने याद रखना है फर्टिलाइजेशन के एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि हम प्रेगनेंसी चेक कर सकें। लेकिन एक हफ्ते के बाद ये जो बीटा एचसीजी है ये ब्लड में आ जाता है, यूरिन में नहीं आता, ये सिर्फ ब्लड में आता है। तो एक हफ्ते के बाद आप ब्लड में चेक करोगे, ठीक है। आप सेकंड वीक में किस में चेक कर सकते हो, ब्लड में। सेकंड वीक में किस में चेक कर सकते हो, ब्लड में। लेकिन वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे सिरिंज से डर लगता है। तो फिर आपने क्या कहना है, फिर आपने कहना कि आप अगले हफ्ते आना। जब वो आपके पास अगले हफ्ते आती है तो फिर आ गया थर्ड वीक। तो थर्ड वीक में आप क्या करोगे, उसमें यूरिन टेस्ट कर सकते हो, मतलब कि उसके यूरिन में भी क्या आ जाएगा, उसमें बीटा एचसीजी आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि बीटा एचसीजी जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि हम प्रेगनेंसी चेक कर सके। लेकिन एक हफ्ते के बाद जब जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है तो फिर हम ब्लड में चेक करते हैं। लेकिन जब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो यही जो बीटा एचसीजी है यूरिन और ब्लड दोनों में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, यूरिन डिप स्टिक टेस्ट। यूरिन डिप स्टिक टेस्ट, ये इसमें बाजार से एक स्टिक मिलती है, उसमें जो वो लेडी होगी वो अपने 1-2 ड्रॉप्स डालेगी यूरिन के और वो बता देगी कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट। ठीक है, तो यूरिन डिप स्टिक टेस्ट, यूरिन डिप स्टिक टेस्ट ये आपको लाजमी आना चाहिए। सर 7 डेज के बाद यूरिन में नहीं आता, नहीं नहीं नहीं, 7 डेज के बाद ब्लड में आता है और फिर उसके बाद आपका यूरिन में आता है। 7 डेज के बाद ब्लड में आता है और उसके बाद यूरिन में आता है। पहले ब्लड में आएगा देन यूरिन में आएगा। हम आगे चलते हैं, हमारा ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं हाँ, अब हम डॉक्टर काशिफ आगे माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों नहीं होता प्रेगनेंसी में। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की बजाय हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, क्यों? देखो ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। जो आपका ये जो आपका होता है ना बीटा एचसीजी, ये जो बीटा एचसीजी है, बीटा एचसीजी, बीटा एचसीजी, एलएच, बीटा एचसीजी, एलएच, एफएसएच, ये जितने भी मैंने हार्मोन्स लिखे हैं ये क्या है, ये सारे बहन भाई हैं। बहन भाई कैसे हैं, इनमें ना दो सब यूनिट्स होते हैं, इनमें दो सब यूनिट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा सब यूनिट, एक को हम क्या कहते हैं, अल्फा सब यूनिट, और एक को हम कहते हैं बीटा सब यूनिट, एक को हम क्या कहते हैं, बीटा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट। अब होता क्या है कि प्रेगनेंसी में आपको पता है कि प्रेगनेंसी में एलएच और एफएसएच तो बहुत ज्यादा होते हैं, प्रेगनेंसी में एलएच और एफएसएच तो बहुत ज्यादा होते हैं। और आपने दूसरी बात ये सीखी कि जो एलएच और एफएसएच और बीटा एचसीजी है, जो एलएच और बीटा एलएच एफएसएच और बीटा एचसीजी है, इन सब का अल्फा सब यूनिट क्या होता है, सेम होता है। इन सब का अल्फा सब यूनिट क्या होता है, सेम होता है। लेकिन डिफरेंट क्या होता है, बीटा सब यूनिट। जो बीटा सब यूनिट होता है ये स्पेसिफिक होता है, ये हर बंदे का अपना अपना होता है। लेकिन इनका जो अल्फा सब यूनिट होता है वो एक जैसा होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। लेकिन इसका मसला ये आता है कि अगर बॉडी में एलएच ज्यादा आ रहा है, या फिर एफएसएच ज्यादा आ रहा है, या फिर बीटा एचसीजी ज्यादा आ रहा है, तो क्या होगा। इसके अलावा एक और हार्मोन है टीएसएच, ठीक है। अगर ये सारे हार्मोन्स बड़े हुए हैं तो सिर्फ रह गया टीएसएच, तो ये सारे आपस में बहन भाई हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर आपका एफएसएच भी ज्यादा है, ठीक है, एफएसएच भी ज्यादा है, आपका एलएच भी ज्यादा है, बीटा एचसीजी भी ज्यादा है, और जब बीटा एचसीजी भी ज्यादा है तो क्या होगा, आपका ये जो टीएसएच है ये टीएसएच को भी स्टिमुलेट कर देते हैं। टीएसएच हम किसको कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब टीएसएच रिलीज होता है तो क्या होता है, T3 T4 ज्यादा रिलीज होते हैं। T3 T4 थायरोक्सिन थायरोनिन हमने पढ़ा थैंडो में, तो ये ज्यादा रिलीज होते हैं। जब ये ज्यादा रिलीज होते हैं तो क्या आ जाती है, हाइपर थायरॉयडिज्म। क्या आ जाती है, हाइपर हाइपर थायरॉयडिज्म। तो आई होप कि डॉक्टर काशिफ आपको समझ आ गया होगा कि वाई वाई टी जो ये आपके होते हैं थायरोक्सिन ग्लोबुलिन, ये क्यों ज्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में, टू प्रिवेंट हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन फिर भी जो लेडीज होती हैं उनमें हाइपरथायराइडिज्म होती है। समझ आया या ऊपर से गुजर गया, बताना जरा मुझे। जी बाकी बताएं जरा कि ऊपर से तो नहीं गुजरी बातें, जल्दी बताएं। मैं आपको बल्कि अक्सर क्या कहता हूँ, पहली दफा कह रहा हूँ,
कि आप जब भी क्लास के लिए बैठा करें तो बिल्कुल फ्रेश होके बैठा करें, अपनी नींद पूरी किया करें और फ्रेश होके बैठा करें। क्योंकि फर्स्ट एड जो है, फर्स्ट एड की एक एक लाइन में पूरी पूरी स्टोरी है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ या ये है, ये बिल्कुल परफेक्ट स्पीड है। और फर्स्ट एड वो बुक है जिसने आपको FCPS पार्ट 1 तक काम आना है। आप सारा कुछ छोड़ दो, मैं कहता हूँ आप हर बुक छोड़ दो, हर बुक को बेच दो, रद्दी में बेच दो। सिर्फ आप फर्स्ट एड और स्टेप 2 सीख के और सर्जरी के लिए अब्दुल वहाब डोगर कर लो, आपका कोई एग्जाम नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। फर्स्ट एड ने आपको USMLE पास कराना है, प्लैब पास कराना है, कोई दुनिया का ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप फर्स्ट एड पढ़ के नहीं पास कर सकते मेडिकल का। ठीक है, तो फर्स्ट एड इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, लेकिन आप इसको पढ़ने वाले बनो। ओके जी, डॉक्टर जिशान कह रहे हैं रिपीट कर दें ये वाला पॉइंट। देखें डॉक्टर जिशान, मैंने ये कहा कि जो FSH होता है और क्या होता है LH होता है, और जो बीटा HCG होता है और जो TSH होता है, इन सब की अल्फा सब यूनिट सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, बीटा सब यूनिट। अब क्या होगा कि फर्ज करो प्रेगनेंसी में LH ज्यादा हो जाएगा, बीटा HCG भी ज्यादा हो जाता है, और आपका FSH भी ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये तीनों मिलके इंक्रीज कर देते हैं, किसको इंक्रीज कर देते हैं, TSH को भी। क्योंकि हमने इसको एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा भी था कि ये सारे एक ही पेरेंट से जन्म ले रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्री ओपियो मेलानोकॉर्टिन हार्मोन। खैर हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जब ये सारे इंक्रीज होते हैं तो ये इंक्रीज कर किसको कर देते हैं, TSH को भी इंक्रीज कर देते हैं। जब TSH ज्यादा आएगा तो T3 T4 भी ज्यादा आएगा। जब T3 T4 भी ज्यादा आएगा तो उस पेशेंट को क्या हो जाएगी, हाइपर थायरॉइडिज्म। उस पेशेंट को क्या हो जाएगी, हाइपर थायरॉइडिज्म हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने इसमें ग्लोबुलिन ज्यादा रखे थे। ओके जी, ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि यार प्रेगनेंसी भी हमने चेक कर ली। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो बीटा HCG है, ये किन किन चीजों में कम होता है, और ये जो बीटा HCG है ये किन किन चीजों में ज्यादा होता है। तो ये बहुत अहम बात है, इसमें MCQ एक छुपा हुआ, वो MCQ मैं आपको पहले बता देता हूँ। बीटा एचसीजी होता है वो किस में ज्यादा होता है, मल्टीपल गेस्टेशन। मतलब कि अगर किसी को कोई जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर जो प्रेगनेंसी वो ट्विनिंग है, मतलब कि ट्विनिंग है, ये मल्टीपल गेस्टेशन कि एक से ज्यादा बेबी हैं, तो उसमें क्या होगा, ऑफ कोर्स ही बात है कि पहले एक प्लेसेंटा बीटा एचसीजी बना रहा था, अब दो प्लेसेंटा बनाएंगे, तो बीटा एचसीजी इंक्रीज हो जाता है कि इसमें मल्टीपल गेस्टेशन में। और ये एमसीक्यूज है, इसको हाईलाइट कर लें। बीटा एचसीजी इंक्रीजेज इन मल्टीपल गेस्टेशन। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो यहाँ पे है कि जो बीटा एचसीजी है वो डिक्रीज कहाँ पे होता है, तो इट डिक्रीजेज इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम किसको कहते हैं, अगर यूट्रस के अलावा जो जाइगोट है वो कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं बीटा एचसीजी के हवाले से, कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसमें बीटा एचसीजी डिक्रीज हो जाता है, और जो आपकी मल्टीपल गेस्टेशन है जिसमें ट्विनिंग आती है कि जुड़वा बच्चे हैं, तो उसमें क्या होगा, बीटा एचसीजी इंक्रीज होगा। बीटा एचसीजी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके अलावा उसने और लिखा हुआ है कि जो आपका बीटा एचसीजी है ये इंक्रीज किसमें होता है, हयादती फॉर्म मोल में। तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि कल या परसों हमने ये पढ़ना है, हयादती फॉर्म मोल। ठीक है, हयाती फॉर्म मोल, तो इसको हम वहां पे पढ़ेंगे। उसके अलावा क्या हो गया, फर्ज करो प्लेसेंटा का कैंसर हो गया है। ठीक है, प्लेसेंटा का कैंसर को हम क्या कहते हैं, कोरियो कार्सिनोमा। जब कैंसर होगा तो जाहिर सी बात है बीटा एचसीजी ज्यादा होगा, कोरियो कार्सिनोमा। अगर कोरियो कार्सिनोमा है तो उसमें भी बीटा एचसीजी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और उसमें डाउन सिंड्रोम, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। डाउन सिंड्रोम में बीटा एचसीजी ज्यादा होता है। जो डाउन सिंड्रोम ये इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। इसमें मल्टीपल गेस्टेशन और डाउन सिंड्रोम ये इंपॉर्टेंट दो बातें हैं, कि डाउन सिंड्रोम एंड जो आपकी मल्टीपल गेस्टेशन है इसमें बीटा एचसीजी ज्यादा होता है नॉर्मल से। और जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो बीटा एचसीजी होता है वो कम होता है। प्लस इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या हैं, जो आपका आता है एक एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, एडवर्ड प्लस टाउ सिंड्रोम, इसको हम बायोकेम में पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, एडवर्ड प्लस टाउ सिंड्रोम। तो इन दोनों में भी क्या होता है, बीटा एचसीजी कम होता है। तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना, ये जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज आए हुए हैं उसमें एफसीपीएस में। तो आपने ये नहीं भूलने, बीटा एचसीजी ज्यादा किस में होता है, मल्टीपल गेस्टेशन में और डाउन सिंड्रोम में। और बीटा एचसीजी कम किस में होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। ये बहुत अहम बात है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल बीटा एचसीजी होता है उससे भी हमें कम लेवल मिलता है। और जो एडवर्ड सिंड्रोम है, एडवर्ड और टाउ सिंड्रोम में भी जो बीटा एचसीजी है वो कम होता है। बीटा एचसीजी क्या होता है, कम होता है। तो बीटा एचसीजी काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और इसको आपने इस तरीके से याद करना। जल्दी बताएं, समझ आ गई है या ऊपर से गुजर गया, जल्दी बताएं, शाबाश। अब बिल्कुल आसान सी बातें हैं, सीधी सीधी बातें हैं। जी डॉक्टर मुकद्दस को सिर्फ समझ आई है, बाकियों को नहीं आई। जी डॉक्टर अनम, डॉक्टर मिराज, कहाँ पे चले गए आप लोग, बताएं जरा, समझ आ रही है। चलें जी, समझ आ गई है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, समझ आनी चाहिए। ठीक है, ओके, हम आगे चलते हैं। अब आपको समझ तो आ गई है, हम आगे चलते हैं, और आगे बिल्कुल आसान सा हार्मोन है लेकिन बड़ा ही अहम हार्मोन है,
जिसको हम कहते हैं, बल्कि इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं, इसको हम कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसको हम कहते हैं ह्यूमन 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 प्लेसेंट। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लेडीज होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, उनमें ना शुगर हो जाती है, उन इसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। तो ये किसकी वजह से होती है? ये इसकी वजह से होती है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो ये भी कौन बनाता है? ये जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, इसको हम एचपीएल भी कहते हैं, एचपीएल हार्मोन। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको शुगर क्यों होती है? इट इज ड्यू टू ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ये क्या कराता है? ये क्या कमाल दिखाता है? आपने इसको ना, इसका जो इसको हम प्यार से ह्यूमन कोरियोनिक स्मेटोमेमोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक स्मेटोमेमोट्रोपिन भी कहते हैं। तो ये आपने बुक से इसको रीड कर देना। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट अपनी बुक पे लिख लेना अगर नहीं लिखा हुआ। जो इसका सोर्स होता है, ये कहाँ से आता है? तो इट इज आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट, जहां से बीटा एसिड आता है, वहां से ही आपका क्या आता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन आता है। तो ये कहाँ से आता है? सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट, सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट से आता है, सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट। ओके। अब इसका जो कंसेप्ट है, ये आपने लाजमी करना है। ये जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये आपने लाजमी करना है। इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसने ना, ये जो आपका ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ये जो मदर होती है, मदर के पैंक्रियाज के पास जाता है और उसको कहता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा दो, इंसुलिन की प्रोडक्शन को क्या कर दो? बढ़ा दो। वो क्या करती है? वो इंसुलिन बढ़ा देती है। लेकिन ये और क्या करता है? ये और क्या करता है? ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। मतलब ये दोनों तरफ से खेलता है। इंसुलिन तो बढ़ा देता है, लेकिन इंसुलिन को क्या कर देता है? रेजिस्ट कर देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस किसकी वजह से आती है? इट इज ड्यू टू ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्या कर देता है? ज्यादा कर देता है। अब इंसुलिन तो है, लेकिन वो क्या हो रहा है? इंसुलिन तो है, लेकिन इंसुलिन की क्या हो चुकी है? रेजिस्टेंस हो चुकी है। तो क्या होगा? मदर को डायबिटीज हो जाएगा। अगर वो मदर अगर उसको नहीं ओवरकम कर पाएगी उस रेजिस्टेंस को, तो उसको क्या आ जाएगी? गेस्टेशनल डायबिटीज। तो इधर लिख भी लें कि फेलियर टू ओवरकम। अगर वो जो मदर होगी, अगर वो फेल हो जाए, फेलियर टू ओवरकम, फेलियर टू ओवरकम, अगर वो मतलब फेल हो जाए टू ओवरकम, तो उसको क्या हो जाएगी? गेस्टेशनल गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाएगी। और मेरा सब आप सब के लिए एक ओपन क्वेश्चन है, वैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है रीनल सिस्टम में, लेकिन चलो दोबारा आपसे पूछ लेते हैं कि जो डायबिटिक मदर होती है, जो डायबिटिक मदर होती है, इसका जो बेबी होता है, जब वो पैदा होता है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है? आप सारे माशाल्लाह सोच के टाइप करें, मैं आगे पढ़ाता हूँ और फिर मैं आपसे आपके क्वेश्चन रीड करूंगा। सारे बताएंगे, जिस जिसको जो भी पता है ना, चाहे गलत भी पता है, बता दे। डरने वाली कोई बात नहीं है। आपने अपना कॉन्सेप्ट बताना है कि जो मदर होती है, जो डायबिटिक मदर होती है, वो उसमें जो बेबी जब पैदा होता है, जब बेबी पैदा होता है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो हाइपो उसका ग्लूकोज कम क्यों होता है? जी डॉक्टर काशिफ बता रहे हैं जी, मटरनल ग्लूकोज एंटर इनटू फीटस। यस, डॉक्टर काशिफ सही बता रहे हैं। ओके, डॉक्टर बेजाद भी सही बता रहे हैं, और डॉक्टर जबी भी माशाल्लाह सही बता रहे हैं, और डॉक्टर लाइबा भी सही बता रही हैं। मतलब ये तो आप सारे लावे बन गए हो यार, आहिस्ता आहिस्ता। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि सारे आंसर करेंगे, लेकिन चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक जब ये यू वर्ल्ड का क्वेश्चन है, इसके ऊपर ये आपने लाजमी करना है। जो डायबिटिक मदर होती है ना, जो जो अगर एक शुगर की मरीज है लेडी, तो उसका जब बेबी पैदा होता है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है? समझे इसको, जिसको नहीं आता उसको समझे। देखो, जब मदर मदर क्या है? मदर डायबिटीज की मरीज है। मदर क्या है? डायबिटिक है। मदर क्या है? डायबिटीज की मरीज है। तो डायबिटीज मेल्टस हम किसको कहते हैं? कि जो मदर होगा उसके ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज ज्यादा होगा। उसके ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज ज्यादा होगा। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ये जो मदर का ग्लूकोज होता है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, और कहाँ पहुंच जाता है? क्रॉस प्लेसेंटा, एंड एंटर, किसमें दाखिल हो जाता है? बेबी में दाखिल हो जाता है। एंड एंटर्स फीटस, ये वो फीटस में चला जाता है। ये जो मदर का ग्लूकोज ज्यादा था, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और बेबी में चला जाता है। अब बेबी का जो पैंक्रियाज है, वो परेशान हो जाता है कि यार ग्लूकोज ज्यादा आ गया है। तो जो बेबी का पैंक्रियाज होता है, वो क्या करता है? फीटल इंसुलिन है, उसको बढ़ा देता है। फीटल इंसुलिन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जब फीटल इंसुलिन बढ़ती है, तो एक तो जो मदर से ग्लूकोज आया था, उसको वो कम कर देता है। लेकिन वो इतनी ज्यादा इंसुलिन बढ़ जाती है कि उसको नॉर्मल की बजाय वो हाइपोग्लाइसीमिया में ले जाता है। हाइपो हाइपोग्लाइसीमिया में हाइपोग्लाइसीमिया में ले जाता है। तो इस वजह से जो शुगर की मरीजें होती हैं, जब उनका बेबी पैदा होता है, तो उन बेबी में क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होता है। क्यों? क्योंकि जो बेबी होता है, वो मदर के ग्लूकोज से लड़ लड़ के उसमें क्या हुआ पड़ा होता है? हाइपोग्लाइसीमिया हुआ पड़ता होता है। लेकिन
मेरा एक और सवाल है इसके ऊपर कि क्या क्या बल्कि नहीं, इधर नहीं पूछना, वो आगे एक और टॉपिक है उसमें पूछूंगा, इधर नहीं पूछना वरना आप लोग गैस कर लोगे फौरन। आगे आगे जाके आपसे पूछता हूँ। जो फीटल ये क्या करता है, जो बेबी होता है डायबिटीज मदर का, उसमें क्या आता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ओके। अब ये जो हमारा ये हार्मोन था जिसको हम ह्यूमन लैक्टोजन हार्मोन कहते हैं, इसके 3 फंक्शन अपनी बुक पे लिख ले ताकि आपको ये भूले ना। इसके 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, ठीक है, ये क्या करता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है तो मदर मदर के ब्लड में क्या हो जाता है, ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है। जाहिर बात है कि जब इंसुलिन नहीं होगी तो मदर में ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब मदर में क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है कि जो ये ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन है, ये क्या करता है, रेज करता है, बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, रेज करता है ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, रेज करता है मदर का ब्लड ग्लूकोज। जो मदर होती है उसके ब्लड को ग्लूकोज को क्या करता है, बढ़ा देता है। मदर के ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, बढ़ा देता है। और दैट इज वेरी गुड फॉर बेबी, जो कि क्या है, बेबी के लिए अच्छी बात है, गुड फॉर बेबी, गुड फॉर बेबी है। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। दूसरी बात, ये जो आपका ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन है, इसने क्या किया, इनसे इसने इंसुलिन को रेजिस्ट कर दिया, इंसुलिन काम नहीं कर पाई। इंसुलिन नॉर्मली क्या करती है, प्रोटीन को तोड़ती है या प्रोटीन बनाती है, जल्दी बताना मुझे जरा। इंसुलिन नॉर्मली प्रोटीन को तोड़ती है या बनाती है, इंसुलिन प्रोटीन को बनाती है। तो अगर इंसुलिन नहीं है तो प्रोटीन क्या, प्रोटीन नहीं बनेगी। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या रह जाएंगे, अमाइनो एसिड, और क्या रह जाएंगे आपके अमाइनो एसिड रह जाएंगे। ये जो अमाइनो, ये क्या काम करता है, ये अमाइनो एसिड और जो आपका ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देता है। मतलब ये मदर से अमाइनो एसिड और ग्लूकोज को लेके कहाँ पहुंच जाता है, फीटस तक पहुंच जाता है। इसकी वजह से, ये खुद नहीं करता, इसकी वजह से ऐसा होता है कि जो अमाइनो एसिड है, बजाय कि वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए, वो कहाँ चले जाते हैं, फीटस में चले जाते हैं। तीसरा काम क्या करता है, ये जो आपका ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन है, ये तीसरा काम क्या करता है, ये प्रमोट करता है। ये क्या प्रमोट करता है, लिपोलाइसिस, ये लिपोजेनेसिस नहीं। अगर इंसुलिन होती तो वो लिपिड्स को बनाती, ये क्या करता है, लिपोलाइसिस, लिपिड्स को तोड़ देता है। ठीक है, जब लिपिड्स टूटती हैं, जब लिपिड्स टूटती हैं तो क्या बनते हैं, फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब ये जो आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, इट इज फ्यूल फॉर, ये क्या है, खुराक है, किसकी खुराक है, मदर की। फ्यूल फॉर, फ्यूल फॉर मदर। तो मदर किस पे गुजारा कर रही है, लिपोलाइसिस पे। और जो मदर का ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है वो कहाँ जा रहा है, वो फीटस में जा रहा है ताकि फीटस सही तरह से ग्रो कर सके। और ये सारा कौन कर रहा है, ये सारा कौन कर रहा है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। समझ आ गई है या ऊपर से गुजर गया, जल्दी बताएं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कर लोगे, जल्दी बताएं जल्दी। हमारे अभी 10 मिनट है और 10 मिनट में हमने एक टॉपिक पूरा कर देना है। चलें जी, डॉक्टर अनम को समझ आ गई है और बाकियों को भी तकरीबन समझ आ चुकी है। हम आगे चलते हैं। अब हमारा ये भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि एपगार स्कोर क्या होता है। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है एपगार स्कोर। माशाल्लाह, आप किर्गिस्तान से डॉक्टर बन के जाते हो और आप पीड्स वार्ड में चले, बल्कि पीड्स नहीं, गायनी वार्ड में चले जाते हो, और आपके हथे एक बेबी चढ़ जाता है। वो बेचारे की अभी उम्र है 1 मिनट, अभी उसको 1 मिनट हुआ है। फीमेल डीके की तरफ नहीं जाएगी अब जी, डीके की तरफ जाएगी, लेकिन ये ना अल्लाह ताला की तरफ से सारा मैकेनिज्म है, तो इसमें लिपोलाइसिस से इतना डीके नहीं होता। मोटी क्यों हो जाती है, इस जो प्रेग्नेंट होता है, जब प्रेगनेंसी होती है ना, इसमें वेट गेन होता है, जो प्रेगनेंसी होती है इसमें वेट गेन होता है। अच्छा, खैर हम ना एपगार स्कोर की बात करते हैं, फिर मैं आप सबके क्वेश्चन सुनता हूँ बाद में। अच्छा, एपगार स्कोर क्या होता है, एपगार स्कोर क्या होता है कि आपके हथे एक बेबी चढ़ गया है और उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र अभी सिर्फ क्या है, 1 मिनट है। तो वो आपके हथे चढ़ गया और अब आपने उसका क्या करना है, एपगार स्कोर कैलकुलेट करना है। आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बहुत आसान है। आपने इसका ना एक टेक्निक है, इसकी टेक्निक नहीं, एक निमोनिक है। फर्ज करो हम लाइनें लगा लेते हैं, ठीक है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये इस तरह और ये इस तरह। ठीक है, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। मैंने वैसे उल्टा सा टेबल बनाया है। हम इसको ना इस तरह लिखते हैं कि ए से आपने याद रखना है अपेयरेंस। ठीक है, अपेयरेंस। तो बेबी को आपने उसकी अपेयरेंस चेक करनी है, बेबी की आपने क्या चेक करनी है, अपेयरेंस। तो इसको आपने ना मार्किंग देनी होती है। ये लाइन ही गलत लग रही है, इसमें क्या होगा, इसमें ना इस तरह आपने मार्किंग देनी होती है, 2, 2, 1 एंड 0। फिर मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे एपकार स्कोर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो इसमें 2, 1 एंड 0, 2, 1 एंड 0। ओके, मैं बताता हूँ, डॉक्टर मिनाल बताता हूँ। देखो, जो अपेयरेंस होती है, अगर तो जो बेबी है, आपने ये जो एपगार स्कोर होता है ना, जो एपगार स्कोर होता है, जब बेबी पैदा हुआ है तो आपने 1 मिनट बाद चेक करना होता है। उसके फिर जब 1 मिनट के बाद चेक करके आपने उसको नोट डाउन कर लेना है कि उसका कितना स्कोर आया है। उसके बाद आपने 5 मिनट के बाद चेक करना है और उसके बाद आपने 15 मिनट के बाद चेक करना है।
ठीक है, 1 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद और 15 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद और 15 मिनट के बाद, ये आपने चेक करना होता है। अब बेबी चार्ट किया आपने, 1 मिनट बाद ये कैलकुलेट करना होता है, 5 मिनट बाद और 15 मिनट बाद। सबसे पहले आपने बेबी को देखा, अगर तो बेबी आपको पिंक दिखाई दे रहा है, ठीक है, बेबी की पूरी बॉडी क्या है, पिंक है, तो इसका उसको आपने स्कोर दे देना है 2। आपने अपेयरेंस चेक की, अगर आपको बेबी क्या अपेयर होता है, पिंक अपेयर होता है, तो अब उसको आपने स्कोर दे देना 2। अगर आपको उसकी एक्सट्रीमिटीज, जो उसके हाथ पांव हैं, जो उसके क्या है हाथ पांव हैं, वो क्या दिखाई देते हैं, जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो क्या दिखाई देते हैं, वो आपको ब्लू दिखाई देते हैं, तो आपने क्या उसको स्कोर दे देना 1। और अगर आपको पूरा का पूरा बेबी ब्लू दिखाई देता है तो आपने उसको स्कोर दे देना 1। ठीक है, आप उस 0। अगर ब्लू है बेबी तो 0। अगर उसके हाथ पांव नीले हैं तो आपने 1 दे देना है। और अगर पूरा बेबी पिंक है तो आपने उसको 2 स्कोर दे देना है। उसके बाद आपने एपगार से इसको याद रखना, ए से अपेरेंस, एंड पी से आपने क्या याद रखना है, पी से आपने याद रखना है पल्स। पल्स में हम मोस्टली चेक करते हैं हार्ट रेट, ठीक है, तो इसमें आपने बेबी का हार्ट रेट चेक करना है। और हार्ट रेट अगर तो हार्ट रेट मोर देन 100 है तो आपने उसको 2 स्कोर दे देना, या मोर देन 100 होना चाहिए। अगर मोर देन 100 नहीं है, अगर 100 से लेस है तो आपने उसको 1 स्कोर दे देना है। अगर अगर उसकी आपको पल्स फील नहीं हो रही, अगर उसकी आपको पल्स फील नहीं हो रही है, उसका हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो आपने उसको 0 स्कोर दे देना है। हम आगे चलते हैं, पल्स भी हो गई। उसके बाद आपने जी से याद रखना है ग्रीमिस, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, और यही बच्चों को समझ नहीं आता कि ग्रीमिस क्या होता है। ग्रीमिस के आगे लिखे हैं फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, जो ग्रीमिस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, कि जो बेबी होगा उसके फेस के एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, ग्रीमिस कहते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। आपने बेबी के एक्सप्रेशन चेक किए, ठीक है। अब इसमें बेबी के आप एक्सप्रेशन कैसे चेक करोगे, आप बेबी को ना कोई स्टिमुलस दोगे, आप उसके कोई हाथ पांव पे कोई छेड़खानी करोगे, या आप उसको उसके साथ कोई पंगा लोगे, तो वो क्या करेगा, अगर वो रोना स्टार्ट कर देता है, अगर वो फर्ज करो आप उसके हाथ पे कोई नीडल चुबाते हो, तो अगर वो रोना स्टार्ट कर देता है, अगर वो क्या करता है क्राइंग, अगर वो रोता है प्लस इसके साथ वो पुल अवे, जिस हाथ पे आपने वो पंगा किया था उस हाथ को वो थोड़ा दूर ले जाता है, तो आपने उसको 2 स्कोर दे देना है। अगर अगर क्या करता है, अगर वो जो बेबी है, अगर आप उससे पंगा लेते हो, आप उसको कोई स्टिमुलस देते हो, लेकिन वो पुल अवे नहीं करता, ठीक है, अगर वो पुल अवे नहीं करता, वो थोड़ा सा रोता है, ठीक है, वीक क्राई करता है। अगर वो थोड़ा सा रोता है, ठीक है, वीक क्राई, मतलब थोड़ा सा ही वो रोना स्टार्ट कर देता है, प्लस इसके साथ उसके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो इस तरह लग रहे होते हैं कि वो आपको देख के ये सोच रहा है कि मैं बड़ा हो लेने तो मैं तुम्हें देख लूंगा, ठीक है, तो उसके ग्रीमस, इसको हम कहते हैं ग्रीमस। अगर उसके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं और वो थोड़ा सा रो रहा है, तो आपने उसको 1 नंबर दे देना, 1 नंबर दे देना है। और आपने उसको जो मर्जी स्टिमुलस किया, अगर आपने उसको जो मर्जी स्टिमुलस किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है, वो क्या है, बेजान है, वो नो रिस्पॉन्स। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आपने उसको 0 स्कोर दे देना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपने मुझे स्कोर कैलकुलेट करके बताना है। ग्रीमिस भी हो गया, ग्रीमिस का दोबारा सुन ले, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ग्रीमिस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें आपने पंगा लेना है, पंगा किसके साथ लेना है, बेबी के साथ। बेबी को कोई आपने स्टिमुलस देना है, ठीक है, यस, डॉक्टर अभी सही बता रहे हैं कि एज मी 2 मार्क्स। अच्छा, बेबी के साथ आपने पंगा लेना है, और अगर अगर आप उसको कोई नीडल चुभोते हो हाथ में, तो क्या होगा, अगर वो रोना स्टार्ट करता है और अपने हाथ को दूर खींच लेता है, तो आप उसको 2 स्कोर दोगे। अगर वो थोड़ा सा रोता है और वो पुल अवे नहीं करता, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करता है, तो इसको हम कहते हैं ग्रीमस, तो आपने उसको एक एक स्कोर दे देना है। और अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करता तो आपने उसको 0 स्कोर दे देना है। उसके अलावा आप उसके बाद आपने उसकी एक्टिविटी चेक करनी है। आपने उसकी क्या चेक करनी है, एक्टिविटी। एक्टिविटी में आपने उस एक्टिव ए से आपने एक्टिविटी, और एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपने उसकी मसल टोन चेक करनी है। इसके आगे लिख भी लें, इसमें आपने ना मसल टोन चेक करनी होती है, मसल टोन, ठीक है, मसल टोन चेक करनी होती है। अब इसकी क्या होगी, इसकी एक्टिव मूवमेंट होगी, इसकी क्या होगी, एक्टिव मूवमेंट, कि बेबी बिल्कुल सही एक्टिवली मूव कर रहा है, तो इसको इसको हम 2 स्कोर देंगे, ठीक है। अगर बेबी सही एक्टिवली मूव कर रहा है, उसकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन का सुन दे। देखो, फर्ज करो कि ये एक बाजू है, ठीक है, ये एक बाजू है, तो अगर बाजू हम बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लेक्स्ड पोजीशन। और अगर हम बाजू सीधा कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटेंड पोजीशन। तो अगर बेबी एक्सटेंड और फ्लेक्स सही कर रहा है, तो ये क्या होगी, एक्टिव मूवमेंट, आपने उसको 2 स्कोर दे देने हैं। लेकिन अगर बेबी क्या कर रहा है, अगर बेबी की आर्म, अगर उसके जो बाजू हैं और उसकी जो लेग्स हैं, ठीक है, अगर उसके बाजू और लेग्स क्या है, फ्लेक्स्ड है। फ्लेक्स्ड का मतलब क्या है कि वो फ्लेक्स्ड है, फ्लेक्स का तो पता चल जाएगा ना, वो जुड़े हुए तो नहीं कह सकते, वो कुछ इस तरह के होंगे, मतलब ये उसका बाजू है तो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, फ्लेक्स्ड होगा। तो अगर वो तो आपने उसको 1 स्कोर देना है। और अगर यहाँ पे वर्ड लिखे फ्लैसिड, यहाँ ये पूछा जाता है फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है ढीला, ठीक है, नो टोन, मसल में टोन ही कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर उसकी बॉडी फ्लैसिड है, अगर उसकी बॉडी क्या है, फ्लैसिड है, मतलब कि कोई मूवमेंट नहीं आती, आपने जो मर्जी पंगे ले लिया, वो अगर उसकी बॉडी क्या है, फ्लैसिड है,
अगर उसकी बॉडी फ्लैसिड है तो आपने उसको 0 स्कोर दे देना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि हमारा ए भी हो गया, पी भी हो गया, जी भी हो गया, ए भी हो गया और आर रह गया। आर से आपने क्या याद रखना है? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, तो इसमें जो सबसे ज्यादा हम चीजें देखते हैं हॉस्पिटल में, डेट इज रेस्पायरेशन एंड पल्स। ये दो चीजें आपने लाजमी देखनी होती है, रेस्पायरेशन एंड पल्स। अब रेस्पायरेशन में आपने जब उसकी रेस्पायरेशन देखी, अगर तो वो सही रेस्पायर कर रहा है, ठीक है, वो सही सांस ले रहा है, रो भी सही रहा है, मतलब कि गुड क्राइंग, ठीक है, गुड क्राइंग है, सही रो भी रहा है और सांस वगैरह भी उसका रेगुलर है और सही आ रहा है, तो आपने कहना है, आपने उसको 2 नंबर दे देने हैं। अगर अगर उसको सांस आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और कभी रुक जाता है सांस, कभी फिर आता है, इरेगुलर है, तो आपने उसको 1 नंबर देना है, ठीक है, आपने उसको क्या देना है? 1 नंबर देना है। और अगर उसको सांस आ ही नहीं रहा तो आपने कहना नो ब्रीदिंग, ठीक है, उसको अगर नो ब्रीदिंग है तो आपने उसको 0 नंबर दे देना है। मुझे जल्दी से बताएं शाबाश कि आपको ये सारे टर्म्स की समझ आ गई है। जिसको जो समझ मुझे बताया मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने अपीयरेंस चेक करनी है, फिर आपने हार्ट रेट चेक करना है, फिर आपने उसके साथ कोई पंगा लेना है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेक करने हैं, और उसके बाद आपने उसकी मसल टोन चेक करनी है, और उसके बाद आपने उसकी रेस्पिरेशन चेक करनी है। चलें जी, माशाल्लाह सारे लामों को समझ आ गया। अब मेरा आप सबसे सवाल है, आपके पास एक बेबी आता है जिसका नाम शकील है, नहीं शकील है, आपके पास एक लड़की आती है, छोटी है बिल्कुल, अभी वो बेचारी पैदा हुई है, 1 मिनट उसको हुआ है पैदा हुए, तो वो आपके पास आती है और वो उसका नाम है शकीला, ठीक है। और आपने जब उसका अपीयरेंस देखी तो उसकी पूरी बॉडी क्या है? उसकी जो पूरी बॉडी है, उसकी जो हाथ पांव है वो नीले हो चुके हैं, उसकी हाथ पांव क्या है? नीले हो चुके हैं। और उसका जब आपने हार्ट रेट चेक किया तो हार्ट रेट उसका मोर देन 100 है। हाथ पांव नीले हो चुके हैं और उसका हार्ट रेट क्या है? मोर देन 100 है। और आपने उसको कोई स्टिमुलस दिया, आपने एक इंजेक्शन की पिन या उसको आपने थोड़ा उसके पीछे मारा, तो वो बेचारी रोना शुरू हो गई और वो आपको बड़ी तिरछी निगाहों से देख रही है, मतलब कि उसमें ग्रेमस है, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफी ज्यादा चेंज हो रहे हैं, लेकिन उसने पुल अवे नहीं किया। और जब उसके बाद आपने जब उसकी मसल टोन चेक की तो वो बिल्कुल एक्सटेंड भी करी और फ्लेक्स भी करी, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन प्रेजेंट है, और उसमें जो सांस है वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो मुझे उसका एपगार स्कोर बताएं, जल्दी से बताएं, शकीला का एपगार स्कोर क्या होगा? जी, डॉक्टर मुकद्दस ने माशाल्लाह कैलकुलेट भी कर लिया है, और डॉक्टर हसन माशाल्लाह कह रहे हैं जी 10 होगा, कोई 5 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है। दोबारा सुने, आपके पास एक बच्चा आया, ठीक है, उसकी बॉडी क्या है? उसके हाथ पांव नीले हैं। जब उसके हाथ पांव नीले हैं तो हम 1 स्कोर देंगे उसको, 1 हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि उसका जो हार्ट रेट है वो मोर देन 100 है, तो 2 स्कोर देंगे, कितने हो गए? 3 हो गए। उसके बाद मैंने कहा कि जब आपने उसके साथ कोई पंगा लिया तो वो उसने थोड़ा सा रोई, और वो उसमें क्या हुआ? ग्रीमेस हुआ, मतलब कि क्या हुआ कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुए। तो एक एक में दो जमा करें 3 हो गया, 3 में 1 जमा करें 4 हो गया। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि उसमें क्या है? उसमें एक्सटेंशन और फ्लेक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसकी एक्टिव मूवमेंट हो कितने हो गए आपके? ये 1 था, ठीक है, 1 से 2 3 3 और एक 4 4 और 2 6 6 हो गए। और फिर मैंने आपको कहा एंड पे मैंने रेस्पिरेशन का क्या बताया था? आई थिंक स्लो गुड रेस्पिरेशन बताया था। तो आपके कितने हो जाएंगे? तकरीबन 7 हो जाएंगे, ठीक है, तो 7 इसका स्कोर था शकीला का। चलिए एक और हम क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। आप मुझे बताएं कि एक और आपके पास शकील आया, अब जो शकीला था, शकीला का स्कोर कितना था? 7 था, ठीक है। अब जो आपके पास शकील आया, इसकी कंप्लेंट्स ये हैं कि आपने इसको चेक किया और इसकी बॉडी पिंक है, इसकी पूरी बॉडी क्या है? पिंक है। और इसका जो हार्ट रेट है वो लेस देन 100 है। पूरी बॉडी पिंक है और इसका हार्ट रेट कितना है? लेस देन 100 है। और जब आपने इसके साथ कोई पंगा लिया तो ये इसने रोना स्टार्ट कर दिया, और आपने अगर हाथ में पंगा लिया था तो इसने हाथ अपना पुल अवे कर दिया। प्लस इसके जो आर्म्स हैं वो फ्लेक्स्ड है, जो इसके हाथ पांव है वो फ्लेक्स्ड है। और ये इसकी जो रेस्पिरेशन है बिल्कुल ठीक है, गुड रेस्पिरेशन है, गुड क्राइंग है। तो इसका स्कोर बताएं जल्दी। यस, अब सारे सही बता रहे हैं कि इसका जो शकील होगा, शकील का स्कोर क्या होगा? 8 होगा। शकील का स्कोर क्या होगा? 8 होगा। माशाल्लाह जी, आपको सबको समझ आ चुकी है बात। इसको आपने कैलकुलेट कैसे करना होता है? इसको आपने कैलकुलेट कैसे करना होता है? 1 मिनट पे बच्चा पैदा हुआ है, उसके 1 मिनट बाद आपने एफगार स्कोर कैलकुलेट कर लेना है, उसके 5 मिनट बाद कैलकुलेट कर लेना है, और उसके 15 मिनट बाद कैलकुलेट कर लेना है। और इसमें हम इसके अलावा, हाँ, इसमें बस 2 बातें रह गई हैं। अगर एपगार स्कोर क्या हो? अगर इफ एपगार स्कोर, जो आपका एपगार स्कोर है वो लेस देन 7 है, अगर आपको लेस देन 7 मिलता है तो आपने उसको फर्दर एवेल्युएट करना है कि क्या इसको कोई सीएनएस प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब अगर उसके कोई रेस्पिरेशन में मसला है तो आपने उसको ठीक करना है, अगर उसके मसल में मसला है तो उसको कोई सीएनएस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर लेस देन 7 है तो आपने फर्दर एवेल्युएशन करनी होती है। आपने क्या करनी होती है? फर्दर एवेल्युएशन करनी होती है। प्लस इसके अलावा अगर वो कम ही रहता है तो आपने उसको एवेल्युएट करना होता है, ठीक है। अगर लेस देन 7 है तो आपने उसको दोबारा करना है, अगर फिर भी कम रहता है तो फिर आपने उसको फर्दर एवेल्युएट करना होता है। बिल्कुल आसान सी बातें हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एक और छोटू सा टॉपिक है और वो हम 1 मिनट में कर लेते हैं।
दैट इज लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट क्या होती है? लो बर्थ वेट क्या होती है, जिसको हम सतमाया भी कहते हैं, आई थिंक सतमाया कहते हैं पंजाबी में। बस 1 मिनट डॉक्टर आशा, सिर्फ 1 मिनट। लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट क्या होता है कि अगर बेबी पैदा हो, ठीक है, अगर बेबी पैदा हो और उसका वजन कितना हो, अगर उसका वजन कितना हो, 2.5 किलो से कम हो, अगर उसका वजन क्या हो, 2.5 किलो, 2.5 किलो से कम हो, तो इसको हम कहते हैं लो बर्थ वेट। इसको हम क्या कहते हैं? लो बर्थ वेट कहते हैं। और ये क्यों होता है? इट इज कॉज्ड बाय प्री मेच्योरिटी। अगर बेबी प्री मेच्योर पैदा हो गया, प्री मेच्योर पैदा हो गया, तो उसमें क्या होगा? लो बर्थ वेट होगा। अगर उसको अगर उसकी माँ क्या करती रही है? स्मोकिंग करती रही है, तो स्मोकिंग से क्या होती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, और इसको हम कहते हैं फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, तो अगर फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन की वजह से भी क्या होता है? लो बर्थ वेट होता है। इसके अलावा आपकी बुक ने एक वर्ड लिखा हुआ है सीड्स, SIDS, सीड्स। सीड्स का मतलब है सिंड्रोम ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, कि जो बच्चा पैदा हुआ होता है, अगर उसकी फौरन मौत हो जाए, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? लो बर्थ वेट, उसका वजन ही कम था। जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था वो ये था कि मुझे बताएं कि क्या, अगर एक डायबिटिक मदर है, अगर एक डायबिटिक मदर है, तो उसके बेबी में लो बर्थ वेट होगा या हाई बर्थ वेट होगा? जो एक डायबिटिक मदर है उसमें लो बर्थ वेट होगा या हाई बर्थ वेट होगा? जो लोग कह रहे हैं ना, मेरा मैं अब क्या ही कहूँ इनको, लो कौन कह रहा है? 1 मिनट मैं देखता हूँ लो कौन कौन कह रहा है। डॉक्टर खिजर माशाल्लाह लो कह रहे हैं। आई थिंक डॉक्टर खिजर ने रीनल सिस्टम नहीं ना पढ़ा हुआ है, इसलिए ये लो कह रहे हैं। डॉक्टर मुकद्दस आप भी, और डॉक्टर अनम, उम्मीद नहीं थी मुझे। खैर, इसमें हाई वेट होगा। बताया तो था कि जो डायबिटिक मदर होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जो बेबी होता है इसमें इंसुलिन ज्यादा हो जाती है। बेबी में इंसुलिन ज्यादा हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो डायबिट, देखें इसको समझ लें, जिसने लीव करना कर जाए, लेकिन इसको समझ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जो डायबिटिक मदर होती है, जो डायबिटिक मदर होती है, इसमें क्या होता है? डायबिटिक मदर में क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होगा, लेकिन उसका वेट ज्यादा होगा, 4.5 किलो होगा वेट उसका। वही समझो इसको, देखो, जो डायबिटीज मेलिटस है, अगर डायबिटिक मदर है, तो क्या होगा? ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ जाएगा? फीटस में जाएगा, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा और कहाँ जाएगा? फीटस में जाएगा। फीटस क्या करेगा? फीटस अपनी इंसुलिन को बढ़ा लेगा। इंसुलिन को क्या करेगा? बढ़ा लेगा। अब जो फीटस इंसुलिन जब ज्यादा होगी, तो वो ग्लूकोज को तो कम कर देगी। वो क्या करेगी? ग्लूकोज को तो कम कर देगी। ठीक है, ग्लूकोज तो कम हो जाएगा, लेकिन इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन प्रोटियोजेनेसिस है, प्रोटीन को बढ़ाती है, प्रोटियोजेनेसिस है। क्या है? प्रोटियोजेनेसिस है। ठीक है, प्रोटियोजेनेसिस। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन प्रोटियोजेनेसिस है, क्योंकि इंसुलिन ज्यादा हो गई है, तो हाइपोग्लाइसीमिया तो होगा, लेकिन जो बेबी होगा उसका वेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो कभी भी भूल के भी ये जो डायबिटिक मदर है, इसको आपने लो बर्थ वेट में नहीं डालना। लो बर्थ वेट कब होता है? जब मदर स्मोकिंग करती है, जब मदर क्या करती है? कोकेन यूज करती है। हाई बर्थ वेट कब होता है? जब मदर क्या होती है? डायबिटिक होती है। आई होप कि आप सबको समझ आ गया। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये तो कोई, यस, इसमें पॉलीहाइड्रोमिस भी होगा, सब कुछ होगा इसमें। जी, मैं एक